मेडिकल नर्सेस अब। तो आज हम यहाँ पे BSF SI का जो सेकंड पार्ट है क्वेश्चन पेपर का सॉल्व करेंगे। पार्ट फर्स्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तो आप वो भी चेक कर लीजिए। और जिनका भी पेपर है तो एग्ज़ाम डेट फाइनल है, 14 नवंबर 2021 को आपका पेपर है। तो जो भी लोग एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। एंड एडमिट कार्ड ऑफिशियल वेबसाइट से आप अपने डाउनलोड कर सकते हैं। सिलेबस क्या रहेगा तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जिन भी लोगों ने फॉर्म फिलअप किया होगा उनको पता होगा कि जो क्वालिफिकेशन मांगी थी, जिसमें कहा गया था कि यदि आपके पास इनकेस एक्सपीरियंस रहेगा ट्यूबरक्लोसिस या फिर फर्स्ट एड में काम करने का, तो उनको प्रेफरेंस हो सकता है दी जाए। बट यहाँ पे आपका रिटर्न एग्ज़ाम होगा, उसके बाद ही मेरिट के बेस पर आपका सिलेक्शन होना तय होगा। और BSF SI CRPF SI में स्टाफ नर्स की पोस्ट को एज एन SI के तौर पर माना जाता है। तो यहाँ पर उनका फिजिकल भी होगा। जो भी आर्मी से रिलेटेड जॉब होती हैं, चाहे BSF के लिए हो, CRPF के लिए हो, तो उनमें आपका फिजिकल ज़रूर होता है। तो CRPF का तो फिजिकल पहले ही हो चुका है। तो जो भी लोग यहाँ पर 14 नवंबर को एग्ज़ाम देने वाले हैं और साथ ही साथ जिनका 20 नवंबर को नॉर्सेट एग्ज़ाम है, उन सभी के लिए भी बेस्ट ऑफ लक। एंड सीरीज़ ऑलरेडी चल रही है चैनल पर, तो आप उनको चेक कर सकते हैं। एंड वन मोर थिंग कि जो भी लोग यहाँ पे नए जुड़े हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन बटन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको कभी भी कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो पाए। स्पेशली जो सीरीज़ कंडक्ट करवाई जाती हैं उनको लेके, और जो यहाँ पर नए नोटिफिकेशन स्पेशली जॉब को लेके आते हैं वो। तो यहाँ पर हमने पार्ट फर्स्ट में क्वेश्चन देखे थे, तो ऑलमोस्ट हमारे 45 क्वेश्चन हो गए थे। तो यहाँ पर पार्ट सेकंड में हम 100 MCQs तक कवर करेंगे, क्योंकि 100 क्वेश्चन आए थे पेपर में। ये पेपर 2015 का पेपर है, इस तरीके से फॉर्मेट था, इसलिए मैंने यहाँ पर पूरा टाइप फॉर्मेट आप तक पहुँचाया है। तो एक क्वेश्चन आपके लिए भी दिया था, ऑलमोस्ट सभी लोगों ने इसका आंसर सही दिया हुआ है। तो यहाँ पर सभी लोगों ने इसका आंसर सही दिया हुआ है। क्वेश्चन था सडन वॉलंटरी रिपीटेटिव मूवमेंट ऑफ वॉलंटरी मसल इन चिल्ड्रन इज टर्म्ड एज। तो सडनली जो वॉलंटरी और बार बार रिपीट होने वाले मूवमेंट होते हैं उनको क्या कहा जाता है? ऑप्शन में था पाइका, टिक सिंड्रोम, इकोलेलिया एंड इकोपेरेक्सिया। तो यहाँ पर जो टर्म यूज़ किया जाएगा वो होगा पाइका, सॉरी टिक सिंड्रोम। क्या होगा? टिक सिंड्रोम। पाइका का मतलब होगा कि जो नॉन ईटेबल सब्सटेंस है उनको खाना, तो वो क्या है? पाइका कहलाएगा। बट यहाँ पर जो टिक सिंड्रोम है, इसमें रिपीटेटिव और वॉलेंट्री सडन मूवमेंट होंगे जिन पर आपका कोई भी कंट्रोल नहीं होगा। इकोलेलिया में जो आप बोलते हैं उसको बार बार रिपीट करना, रिपीटेशन ऑफ वर्ड, दूसरे की बात को कहते हैं कि तोते जैसे पढ़ना, सेम थिंग। इकोपेरेक्सिया का मतलब है कि दूसरे जो पोजीशन में काम कर रहे हैं उसको आप रिपीट करेंगे, तो क्या हो जाएगा? इकोपेरेक्सिया। तो यहाँ पर ये टर्मिनोलॉजी आई होप आपकी। द प्राइम मिनिस्टर चाणक्य विच किंग। तो यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन है, क्योंकि आपके इस बार BSF के एग्जाम में भी GK, करंट अफेयर, हिस्ट्री वगैरह सभी क्वेश्चन आने वाले हैं। मोस्टली टॉपिक नर्सिंग से रिलेटेड रहेंगे, बट आपको अदर टॉपिक भी रहेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि चाणक्य थे जो किस राजा के राज्य में थे? ऑप्शन में चंद्रगुप्त वन, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका या फिर नन ऑफ दीज। तो चाणक्य कहाँ के राजा के लिए काम करते थे? तो वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट इज pH ऑफ ब्लड इज द रेंज ऑफ। तो pH ऑफ ब्लड की रेंज कितनी होगी? ऑप्शन में 7.0 to 7.1, 7.25 to 7.35 एंड 7.5 to 7.6। तो सभी को पता है कि जो pH है ब्लड का कितना होता है? 7.35 to 7.45। इनकेस आपको एग्जाम में pH स्केल की रेंज आती है तो ये आप जरूर याद रखें। pH स्केल की रेंज कितनी होती है? तो ये होती है 0 to 14 तक। कितनी? 0 से लेके 14 तक जो pH स्केल दी जाती है उसमें आपसे इसकी वैल्यू और रेंज जरूर पूछी जाती है। तो ब्लड का pH किस रेंज में आ जाता है? तो ब्लड का pH आ जाता है एल्कलाइन रेंज में। और जो लेस देन 7 की रेंज में जाएंगे, जो स्केल होती है pH स्केल, वो 0 से 14 तक की रीडिंग पे होती है। तो जो भी चीज़ें 0 से लेके 7 तक की रेंज में आती हैं वो किस में आ जाती हैं? एसिडिक नेचर में। और जो जिनकी रेंज ओनली 7 तक की रहती है तो वो न्यूट्रल में है। और जो 7 से 14 तक जाती हैं वो किस में आती हैं? एल्कलाइन नेचर में। तो ब्लड के pH की रेंज कितनी होती है? 7.35 to 7.45।
और टोटल पीएच जो स्केल होती है उसकी रेंज कितनी होती है, 0 से लेके 14 तक। जो भी चीज़ें जिनका जो पीएच रेंज होगा वो लेस देन 7 आएगा तो वो एसिडिक में आएंगी, और मोर देन 7 आएगा तो एल्कलाइन में, और ओनली 7 तक ही, ओनली 7 ही रेंज होगी तब वो किस में आएंगी, न्यूट्रल में। तो ये पीएच स्केल की रेंज हो गई। नेक्स्ट इज टीबिया इज एक्सपेंडेड एट द लोअर एंड ऑफर्स अ बियरिंग सरफेस टू विच बोन। तो टीबिया बोन है जो नीचे की तरफ, लोअर एंड की तरफ क्या होगी, एक्सपेंड होगी, फैलेगी, और किस बोन के लिए सरफेस का काम करेगी, बेस और सरफेस प्रोवाइड करेगी। ऑप्शन में कैल्सेनियस, फीमर, टेलस या फिर फिबुला। तो टीबिया जब इस तरीके से लोअर एंड तक एक्सपेंड होगी, फैलेगी, और दूसरी किसी बोन के लिए सरफेस प्रोवाइड कराएगी, तो बोन क्या है, वो है टेलस। ये देखिए यहाँ पर एक जो छोटी सी बोन आप स्मॉल बोन देख रहे हैं, क्या है, टेलस। और टीबिया बोन क्या कर रही है यहाँ पर, ये देखिए ये टीबिया बोन रही है, इसके लिए सरफेस दे रही है टेलस बोन के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं टेलस बोन के लिए सरफेस का काम, टेलस बोन है जो टीबिया बोन का जो एक्सपेंडेड पार्ट है यहाँ नीचे की तरफ, उसके लिए वेयर कर रही है, उसके लिए क्या कर रही है, सपोर्ट का काम कर रही है। तो क्या है, टेलस बोन। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, टेलस। नेक्स्ट इज द ऑर्गन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बॉडी बैलेंस। तो बॉडी बैलेंस का काम कौन सा ऑर्गन करेगा। ऑप्शन में आई, ईयर, माउथ या फिर टंग। तो ये सभी को पता है कि कानों का काम, हमारे जो ईयर हैं उनका काम ओनली सुनना बस नहीं है, बॉडी बैलेंस का काम भी करते हैं। तो जो वेस्टिबो कोक्लियर पार्ट होता है, वेस्टिबो कोक्लियर पार्ट हमारे कानों का, ये क्या काम करता है, बॉडी बैलेंस करने में हेल्प करता है। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखनी है कि बॉडी बैलेंस को करने का काम कौन सा ऑर्गन करता है, ईयर। नेक्स्ट इज मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम प्रेजेंट इन लिगामेंट ऑफ टेरिड्ज। तो जो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम का जो लिगामेंट ऑफ टेरिड्ज है कहाँ पर प्रेजेंट होगा। ऑप्शन में गैस्ट्रोड्यूडेनल जंक्शन, ड्यूडोजेजुनल जंक्शन, इलियोसिकल जंक्शन या फिर कोलोरेक्टल जंक्शन। तो लिगामेंट ऑफ टेरिड्ज है कहाँ पर रहेंगे, तो लिगामेंट ऑफ टेरिड्ज रहेंगे ड्यूडोजेजुनल जंक्शन के पास। जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है ड्यूडेनम और जेजुनम, यहाँ पर क्या रहेंगे, जो टेरिड्ज ऑफ लिगामेंट ऑफ टेरिड्ज है ये प्रेजेंट रहेंगे। देखिए यहाँ पर इमेज दी हुई है, यहाँ से आपको इजीली समझ में आएगा कि ये आप देख सकते हैं ड्यूडेनम से लेके जो जेजुनम तक का पार्ट है, इलियम नहीं, यहाँ पर जो जेजुनम तक का पार्ट है पर सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ टेरिड्ज प्रेजेंट रहते हैं। तो यहाँ पर हो सकता है आपको इमेज दे के भी पूछें कि ये है क्या, तो ये सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ टेरिड्ज, और जो कहाँ पर रहते हैं, ड्यूडेनम और जेजुनम के बीच में। नेक्स्ट इज द बेस्ट मेथड दैट कैन बी यूज्ड टू स्टरलाइज अ कैथेटर इज। तो कैथेटर को स्टरलाइज करने के लिए कौन सी मेथड बेस्ट रहेगी। ऑप्शन में ऑटोक्लेविंग, बॉइलिंग, फ्यूमिगेशन या फिर रेडिएशन। जो ऑटोक्लेव को स्टरलाइज करने के लिए कैथेटर को स्टरलाइज करने के लिए बेस्ट मेथड कौन सी होगी, रेडिएशन। और एक क्वेश्चन अभी रिसेंट में सीएचओ का एग्जाम हुआ था, आई थिंक झारखंड में पेपर हुआ था, उसमें आया था कि जो स्पोर्स होते हैं बैक्टीरिया के, उनको कौन सी मेथड से हम किल कर सकते हैं। ऑप्शन में सेम यही ऑप्शन थे। यदि आपको स्पोर किल करने के लिए पूछा जाता है, मारने के लिए पूछा जाता है, तो वो किस मेथड से होंगे, तो ना तो बॉइलिंग से होंगे, ना फ्यूमिगेशन से, ना रेडिएशन से। यदि स्पोर को किल करने के लिए कुछ क्वेश्चन इस टाइप से आता है तब आपको मार्क करना होगा ऑटोक्लेव। बट यहाँ पर कैथेटर स्टरलाइजेशन के लिए पूछा है तो क्या है, रेडिएशन। नेक्स्ट इज मिल्क इजेक्शन इज ड्यू टू। मिल्क का इजेक्शन है जो किस हार्मोन के कारण होता है। मिल्क इजेक्शन के लिए लेट डाउन रिफ्लेक्स भी कहा जाता है। ऑप्शन में एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ऑक्सीटोसिन या फिर एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो जो यहाँ पर हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होगा वो कौन सा हार्मोन होगा, वो होगा ऑक्सीटोसिन हार्मोन। मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन कौन सा है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, जिसको लेट डाउन रिफ्लेक्स के नाम से भी जानते हैं। प्रोलैक्टिन मिल्क प्रोडक्शन का काम करेगा और ऑक्सीटोसिन क्या करेगा, मिल्क को बाहर इजेक्ट करने का काम करेगा। नेक्स्ट इज विच सिटी इज कॉल्ड एज अ ब्लू सिटी ऑफ राजस्थान। ब्लू सिटी ऑफ राजस्थान है जो कौन सा, राजस्थान का कौन सा शहर है जो ब्लू सिटी कहलाता है। ऑप्शन में अजमेर, जयपुर, उदयपुर या फिर जोधपुर। तो ब्लू सिटी ऑफ राजस्थान क्या है, जोधपुर। यहाँ पर आपने
जो यहाँ पे कहा पिंक सिटी तो जयपुर है यहाँ की, लेकिन जोधपुर को ब्लू सिटी क्यों कहा जाता है, क्योंकि आप एक बार चेक कर सकते हैं यहाँ पर जो हाउस का कलर होता है वो लाइट ब्लू कलर टाइप का होता है, इसीलिए सिटी को नाम दे दिया गया ब्लू सिटी ऑफ राजस्थान। तो ये कौन है, जोधपुर। नेक्स्ट इज द हार्मोन पैंक्रियोजाइमिन एंड सीक्रेटिन आर सीक्रेटेड बाय ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो जो पैंक्रियोजाइमिन और सीक्रेटिन हार्मोन है इनको कौन सीक्रेट करता है? ऑप्शन में ड्यूडेनम, जेजुनम, अपेंडिक्स या फिर लिवर। तो पैंक्रोजाइमिन और सीक्रेटिन हार्मोन है, इनका सीक्रेशन कौन करता है? ड्यूडेनम। कौन करेगा? ड्यूडेनम। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 56। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कंसर्न विद द सिंथेसिस ऑफ। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है किसको सिंथेसाइज करने के लिए हेल्प करेगा? ऑप्शन में लिपिड्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स या फिर विटामिन। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसके लिए हेल्प करेगा? प्रोटीन के लिए। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक टाइप के ऑर्गेनेल है जो कि यूकैरियोटिक सेल्स, जैसे कि ह्यूमन बॉडी में जो सेल्स होती हैं उनमें पाए जाते हैं। ये एक तरीके से जो यूकैरियोटिक सेल्स होंगी यहाँ पर जो क्या करेंगी? प्रोटीन को सिंथेसाइज करने में हेल्प करेंगी। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7,000 bricks were buy for ₹5,780. Cost transportation construction site was ₹765 per 1,000 bricks overall cost। तो यहाँ पे कहा गया है कि 7,000 ईंटें हैं जो ब्रिक्स हैं उनको परचेस करना है तो 5,780 रुपये लगेंगे। तो कॉस्ट ट्रांसपोर्टेशन कंस्ट्रक्शन हो जाता है तो 765 रुपये है जो 1,000 ईंट की लगेंगे। 765 रुपये 1,000 ब्रिक्स के लगेंगे। तो पूरी जितनी भी 7,000 ब्रिक्स परचेस करनी है तो उनकी ओवरऑल कॉस्ट क्या होगी? ऑप्शन में है 935, 845, 832 या फिर 954। तो जो ओवरऑल कॉस्ट होगी पर 1,000 ब्रिक्स के लिए वो कितनी होगी? 935। Next is Dr. APJ Abdul Kalam Award, who is the first recipient instituted by the government of Tamil Nadu in 2015। तो जो यहाँ पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अवार्ड है 2015 में तमिलनाडु सरकार ने दिया था, तो वो किसके लिए मिला था? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अवार्ड। ऑप्शन में प्रोफेसर मुस्तंग वर्मा, एन बालामठी, ज्योतिमानी गोवर्धन या फिर टी.के. अनुराधा। तो जो APJ अब्दुल कलाम अवार्ड है 2015 में किसको मिला था? एन बालामठी को। नेक्स्ट इज विच टेस्ट इज यूज टू डायग्नोज द टाइफाइड। तो टाइफाइड को डिटेक्ट करने के लिए कौन सा टेस्ट परफॉर्म किया जाता है? ऑप्शन में है एलिजा, वेस्टर्न ब्लॉट, बिडाल टेस्ट या फिर ताहरा टेस्ट। तो जो टाइफाइड को डिटेक्ट करने के लिए टेस्ट किया जाता है कौन सा है? बिडाल टेस्ट। सभी को पता है बिडाल टेस्ट। नेक्स्ट इज ह्यूमन सेल कंटेन्स हाउ मेनी जीन्स। तो ह्यूमन सेल्स में कितने जीन्स कंसिस्ट रहते हैं? ऑप्शन में 100, 10,000, 1 लाख या फिर 10 लाख। तो ह्यूमन सेल्स में कितने जीन्स रहते हैं? तो ह्यूमन सेल्स में जीन्स रहेंगे 1 लाख जीन्स है जो एक सेल्स में प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट इज विच इज द नंबर दैट व्हेन स्क्वायर्ड इज 1/3 इट्स क्यूब। तो कौन सा नंबर है जो यहाँ पर स्क्वायर बनाएंगे हम, क्या बनेगा? एक क्यूब का शेप ले लेगा, 1/3 ऑफ इट्स क्यूब। तो वो है यहाँ पर 3। नेक्स्ट इज चाइल्ड है चिकन पॉक्स, नर्स विल टीचिंग मदर टू यूज। यदि किसी बच्चे को चिकन पॉक्स है तो मदर को क्या सिखाया जाएगा, टीच किया जाएगा? ऑप्शन में ओटमील, बाथ फॉर स्मूथिंग एंड कोलामाइन लोशन, डाइफेनाइलड्रामाइन हाइड्रोक्लोराइड विथ कैलामाइन लोशन एंड ओटमील बाथ फॉर हीलिंग, ओटमील क्लींजिंग बार एंड कैलामाइन लोशन या फिर अल्फा कैरी लोशन एंड बाथ वाटर। तो यदि किसी बच्चे को चिकन पॉक्स है तो क्या किया जाएगा? कैलामाइन लोशन लगाया जाएगा और ओटमील बाथ है जो बच्चे के लिए प्रेफर किया जाएगा ताकि क्या हो, बच्चे की स्किन स्मूथ रहे। नेक्स्ट इज विच चाइल्ड एज कैन यूजुअली डायग्नोज द ऑटिज्म। तो ऑटिज्म है जो बच्चों में, म्यूटिज्म जिसको म्यूट रहना भी कह सकते हैं, बोलना बच्चे नहीं जानते जब,
तो ऑटिज्म है किस एज में प्रॉपर डायग्नोस हो पाएगा? ऑप्शन में 1 मंथ, 2 मंथ, 2 ईयर या 14 ईयर। तो बच्चे जनरली 9 to 10 मंथ की एज से कुछ वर्ड बोलने लगते हैं, बट क्लियरली 1 और 2 ईयर के बाद ही बोलते हैं। तो जो ऑटिज्म का डायग्नोस है प्रॉपर तरीके से 2 साल की एज में कंफर्म हो जाएगा कि बच्चा बोल पा रहा है या नहीं। तो डायग्नोस किस एज में होगा? 2 ईयर में। नेक्स्ट इज सिक टेस्ट इज डन टू आइडेंटिफाई द इम्यूनिटी स्टेटस अगेंस्ट। तो सिक टेस्ट है किस डिसीज के अगेंस्ट इम्यूनिटी का फाइंड आउट करने के लिए यूज किया जाता है? ऑप्शन है डिप्थीरिया, मीजल्स, मम्स या फिर जर्मन मीजल्स। सिक टेस्ट किया जाता है डिप्थीरिया को डायग्नोस करने के लिए। नेक्स्ट इज फ्लोइंग डे इज ऑब्जर्व द वर्ल्ड वाइड। तो यहाँ पर है फ्लोइंग डे। फ्लोइंग डे है जो हम वर्ल्ड वाइड कब मनाते हैं? तो हम ऑप्शन में है यहाँ पर 1 मार्च, 10 मार्च, 15 मार्च या फिर 3 मार्च। तो यहाँ पर वर्ल्ड रिवर्स डे भी इसको कह सकते हैं या फिर वर्ल्ड फ्लोइंग डे। तो हम हर साल मनाते हैं 3 मार्च को। कब मनाते हैं? 3 मार्च को वर्ल्ड फ्लोइंग डे और वर्ल्ड रिवर्स डे के तौर पर हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। वर्ल्ड वाटरवेज डे या फिर वर्ल्ड फ्लोइंग डे या फिर इसको हम कह सकते हैं वर्ल्ड रिवर्स डे। तो कब मनाते हैं हम? हर साल इसको हम मनाते हैं हर साल 3 मार्च को। नेक्स्ट इज बाइल इज स्टोर्ड इन। तो बाइल का स्टोरेज कहाँ पर होगा? ऑप्शन में लिवर, किडनी, पैंक्रियाज या फिर गॉल ब्लैडर। तो बाइल का स्टोरेज कहाँ पर होता है? गॉल ब्लैडर में। प्रोडक्शन लिवर में होगा लेकिन इसका स्टोरेज कहाँ पे होगा? गॉल ब्लैडर में। याद रखें, क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकता है। यदि बाइल का स्टोरेज बस पूछते हैं तब आपको कहना है गॉल ब्लैडर, और बाइल का प्रोडक्शन पूछते हैं तो बाइल का प्रोडक्शन किस ऑर्गन में होगा? लिवर में। नेक्स्ट इज द टाइप ऑफ फ्रैक्चर विच अकर्स ओनली इन चिल्ड्रंस इज। तो जो किस टाइप का फ्रैक्चर है जो जनरली बच्चों में बस देखने को मिलेगा? ऑप्शन में कूलिस, ग्रीन स्टिक, पैथोलॉजिक या फिर नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर जो फ्रैक्चर बच्चों में देखने को मिलेगा कॉमन है वो क्या है यहाँ पर? ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर है जो सबसे ज़्यादा बच्चों में देखने को मिलता है। मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर पूछते हैं तब होता है कूलिस फ्रैक्चर। नेक्स्ट इज व्हाट इज द इंक्यूबेशन पीरियड फॉर चिकन पॉक्स। तो चिकन पॉक्स का इंक्यूबेशन पीरियड कितना होगा? ऑप्शन में 5 डेज, 10 डेज, 15 डेज या फिर 20 डेज। तो चिकन जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है भी एग्जाम में आता है। तो चिकन पॉक्स का तो यहाँ पर होगा 15 डेज। बट यदि ओनली इंक्यूबेशन पीरियड पूछते हैं तो इंक्यूबेशन पीरियड वो ड्यूरेशन होगा जब आपकी बॉडी में क्या होगा? जो पैथोजेनिक और जो पॉजिटिव एजेंट है एंटर होने के बाद आपकी बॉडी जो फर्स्ट साइन सिम्टम्स शो करेगी वो ड्यूरेशन क्या कहलाएगा? इंक्यूबेशन पीरियड। और चिकन पॉक्स का कितना होता है? 15 डेज। नेक्स्ट इज ऑरिगन ऑफ हैमस्ट्रिंग्स मसल्स। तो हैमस्ट्रिंग मसल्स हैं जो कहाँ से ओरिजिनेट होंगी? ऑप्शन में बॉडी ऑफ द इस्चियम, इस्चियल ट्यूब्रोसिटी, इलियक क्रेस्ट या फिर प्यूबिक सिम्फाइसिस। तो जो हैमस्ट्रिंग मसल्स हैं कहाँ से निकलती हैं? इस्चियल ट्यूब्रोसिटी से। नेक्स्ट इज फर्स्ट एड ट्रीटमेंट फॉर अ पेशेंट ऑफ एपिलेप्सी इज। तो एपिलेप्टिक पेशेंट के लिए फर्स्ट एड ट्रीटमेंट के तौर पर आप क्या करेंगे? ऑप्शन में टू प्रोटेक्ट द पेशेंट, टू क्लियर द एयरवे, टू प्रोवाइड रेस्ट एंड कंफर्ट या फिर टू गिव द मेडिसिन। तो फर्स्ट प्रायोरिटी यदि किसी अदर क्लाइंट में पूछते तब हम कहते हैं कि क्लियर द एयरवे। बट यदि एपिलेप्टिक पेशेंट में पूछते हैं तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी पेशेंट को क्या करना है? प्रोटेक्ट करना होता है उस टाइम पर, क्योंकि पेशेंट को क्या हो सकता है? इंजरी या फिर गिर सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो पहले आप पेशेंट को प्रोटेक्ट करेंगे। नेक्स्ट इज LCM एंड HCF ऑफ 2 नंबर्स आर 150 एंड 5 रिस्पेक्टिवली। मतलब कि 2 नंबर है LCM 150 और HCF 5। फाउंड अनदर नंबर इफ 1 नंबर इज 25। यदि आपको एक नंबर 25 है तो कोई दूसरा नंबर फाइंड आउट करना है तो वो होगा 30। नेक्स्ट इज इंडिया रिसीव द नोबेल प्राइज हु वाज द फर्स्ट। तो भारत में जो पहला नोबेल प्राइज है किसको मिला था? ऑप्शन में मदर टेरेसा, CV रमन, रविंद्रनाथ टैगोर या फिर अमर्त्य सेन। तो अभी रिसेंट में जो नोबेल प्राइज मिला था, पहली बार मिला था, वो किसको मिला था? रविंद्रनाथ टैगोर को। फर्स्ट नोबेल प्राइज विनर कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर, भारत की तरफ से। अभी रिसेंट में दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला है, किसको मिला है? तो दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला है रजनीकांत जी को। तो आप उनका नाम याद रखें।
उनके लिए रजनीकांत को। तो दादा साहेब फाल्के अवार्ड आपको एग्जाम में आ सकता है। ये स्पेशली जो एक्टर्स होते हैं या फिर फिल्म इंडस्ट्री में बेस्ट काम करने के लिए दिया जाता है। तो इनके पहले दिया गया था अमिताभ बच्चन को, इस बार मिला है किसके लिए, 2020 का जो दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला है किसको, रजनीकांत को। नेक्स्ट इज अ प्रेग्नेंट वुमेन इज न्यूट्रिशनल प्लानिंग शुड इंक्लूड। तो कोई प्रेग्नेंट वुमेन है तो उसकी न्यूट्रिशनल प्लानिंग किस टाइप से होनी चाहिए। ऑप्शन में है अ डिक्रीज 800 कैलोरीज पर डे, अ डिक्रीज इन फैट एंड प्रोटीन कंजप्शन, अ डिक्रीज इन कार्ब कंजप्शन एंड इंक्रीज टू 350 कैलोरीज पर डे। न्यूट्रिशनल जो प्रेग्नेंट वुमेन हो जो प्रेग्नेंट लेडी होंगी उनके लिए 350 कैलोरीज एक्स्ट्रा लेने के लिए कहा जाता है। लैक्टेटिंग पूछते हैं तो 500 किलो कैलोरी, और प्रेग्नेंट पूछते हैं तो 350 कैलोरीज पर डे। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, डी। नेक्स्ट इज एब्रप्ट विथड्रॉवल फ्रॉम बार्बिचरेट कुड कॉज अ पर्सन टू एक्सपीरियंस। तो यदि सडनली किसी पर्सन को बार्बिचरेट्स दिए जा रहे हैं, बार्बिचरेट कैटेगरी की मेडिकेशन दी जा रही है, उनको यदि आप सडनली स्टॉप कर देते हैं तो पर्सन को कौन से विथड्रॉवल सिम्टम देखने को मिलेंगे। विथड्रॉवल का मतलब है कि कोई भी चीज़ आप उसको दे रहे हो सडनली स्टॉप कर दें तो क्या है जो उसमें एज एन विथड्रॉवल सिम्टम के तौर पर देखने को मिलेगा। ऑप्शन में सीजर, एटेक्सिया, डायरिया या फिर अर्टिकेरिया। तो बार्बिचरेट्स जो होती हैं जनरली जितनी भी साइकेट्रिक मेडिसिन होती है उनको आप ऐसे नहीं कर सकते कि 2 दिन दिए 3 दिन दिए और तुरंत स्टॉप भी कर दें। विदाउट डॉक्टर के परमिशन के, प्रिस्क्रिप्शन के आप उनको स्टॉप नहीं कर सकते। इनकेस ऐसा करते हैं तो, और जब बार्बिचरेट की बात की जा रही है तो पेशेंट को सीजर्स आने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। जितना ड्यूरेशन ऑफ कोर्स होगा उतने टाइम तक ये मेडिसिन दी जाती हैं। यदि आप इनको सडनली स्टॉप करेंगे तो जितना पेशेंट ठीक नहीं भी हुआ है उतने एडवर्स इसके इफेक्ट आपको उस पेशेंट में देखने को मिलेंगे, इतने ज़्यादा विथड्रॉवल सिम्टम देखने को मिलेंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात करें तो बार्बिचरेट स्टॉप करने का, सडनली स्टॉप करने का नतीजा क्या होगा, सीजर्स। नेक्स्ट इज द क्लाइंट हु शुड गेट प्रायोरिटी इन नर्सिंग केयर इज द वन विथ। तो यदि यहाँ पर प्रायोरिटी वाइज क्वेश्चन है कि कौन सा पर्सन है जिसको नर्स प्रायोरिटी के तौर पर पहले देखेगी। ऑप्शन में है अ फ्रैक्चर्ड पटेला, एब्डोमिनल वुंड, हेड इंजरीज या फिर वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। तो फर्स्ट प्रायोरिटी यहाँ पे आपकी होगी वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन का पेशेंट, देन आप हेड इंजरी, एब्डोमिनल वुंड या फिर फ्रैक्चर ऑफ पटेला बोन को या फिर बोन्स फ्रैक्चर को देखेंगे। बट जो फर्स्ट है यहाँ पे प्रायोरिटी आपको देखनी है वो क्या है, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। नेक्स्ट इज अरमान आनंद अंडरटुक a contract investing 8,000 and 10,000 respectively. They earned a profit of 9,000. What was the share of आनंद। तो यहाँ पर अरमान एंड आनंद नाम के 2 कॉन्ट्रैक्टर हैं। इन्होंने 8,000 और 10,000 क्या किए, इन्वेस्ट किए हैं। प्रॉफिट 9,000 आया है इनके बिजनेस में। तो यहाँ पर जो आनंद है उसका शेयर क्या होगा, तो यहाँ पर उसका शेयर होगा 5,000। नेक्स्ट लॉन्गेस्ट बीच इन इंडिया। तो जो सबसे भारत का सबसे लंबा बीच कौन सा है। ऑप्शन में है कन्याकुमारी, मरीना, कोवालम या फिर सिल्वर बीच। जो सबसे लॉन्गेस्ट बीच है इंडिया का वो कौन सा है। जो सबसे लंबा बीच है, लॉन्गेस्ट बीच है वो तमिलनाडु का मरीना बीच है। कौन सा, मरीना बीच ऑफ तमिलनाडु, जो कि तमिलनाडु में है। नेक्स्ट इज मैक्रोफेज सेल्स इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम आर। यहाँ पर मैक्रोफेज सेल्स कौन सी है सीएनएस की। ऑप्शन में माइक्रोग्लिया, एस्ट्रोसाइट्स, न्यूरोग्लिया या फिर ओलिगोडेंड्रोग्लिया। जो मैक्रोफेज सेल्स है यहाँ पर सेंट्रल नर्वस सिस्टम की वो कौन सी है, माइक्रोग्लिया। नेक्स्ट इज 95% ऑफ स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट इन द स्कूल एंड 18 स्टूडेंट्स वर एब्सेंट। देन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर 95% स्कूल में स्टूडेंट प्रेजेंट हैं जिनमें से 18 स्टूडेंट एब्सेंट हैं। तो टोटल कितने स्टूडेंट होंगे यहाँ पर, 360 स्टूडेंट हैं जो टोटल यहाँ पर माने गए हैं। नेक्स्ट इज हेमरॉइड्स रिजल्ट फ्रॉम। तो हेमरॉइड्स किसके कारण होगा। ऑप्शन में कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, एक्सरसाइज या फिर हाई कैलोरिक डाइट। तो सभी को पता है हेमरॉइड सबसे ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन, लॉन्ग टाइम से यदि आपको कॉन्स्टिपेशन है तो हेमरॉइड्स और पाइल्स होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं।
बट यदि आप एक्सरसाइज करते हैं, हाई कैलोरिक डाइट लेते हैं, हाई फाइबर्स डाइट लेते हैं, तो आप इसको ट्रीट कर सकते हैं। बट यदि यहाँ पर पूछा जाता है किसके कारण होता है, तब होगा कॉन्स्टिपेशन। नेक्स्ट इज प्लेग मेन कॉज ऑफ, तो जो प्लेग डिसीजेस का मेन रीजन क्या है? ऑप्शन में वेरिसेला जूस्टर, साल्मोनेला टाइफी, पास्चुरेला पेस्टिस, कॉर्नीबैक्टीरियम। तो प्लेग का मेन कॉज क्या है? पास्चुरेला पेस्टिस। नेक्स्ट इज सार्कोमियर रिफर्स टू दैट पोर्शन ऑफ द मायोफाइब्रिल बिटवीन। तो सार्कोमियर है जो यहाँ पर एक पोर्शन है मायोफाइब्रिल के बीच में, तो एक किन दो बैंड्स के बीच में बनेगा? ए एंड एच बैंड, या फिर ए एंड जेड बैंड, ए एंड आई बैंड, या फिर टू जेड बैंड। जो सार्कोमियर है एक पोर्शन हो जाता है, तो ये किन दो बैंड के बीच में बनता है? तो ये बनेगा दो जेड बैंड्स के बीच में। जो थिक फिलामेंट्स होंगे एक्टिन एंड मायोसिन, इन्हीं के पास में जो सार्कोमियर बनेगा, तो ये किन के बीच में बनता है? तो ये बनेगा टू जेड बैंड्स के बीच में। नेक्स्ट इज ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी पर्पलिश डिस्कलरेशन ऑफ द वेजाइनल म्यूकोसा इज नोन एज। तो प्रेगनेंसी में वेजाइना और सर्विक्स का पर्पल कलर का पर्पलिश डिस्कलरेशन होना क्या कहलाएगा? ऑप्शन में हैगर साइन, चैडविक साइन, लेडिन साइन या फिर गॉर्डन साइन। हाई वेस्कुलराइजेशन के कारण होगी सिचुएशन, तो इसके लिए क्या टर्म यूज किया गया? चैडविक साइन। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ द किडनी टेक्स प्लेस इन द। तो किडनी है जो किस कैविटी में पाई जाएंगी? सर्वाइकल रीजन में, थोरेसिक में, लंबर में, या फिर सैक्रल रीजन में? तो किडनी कहाँ पर होंगी? सैक्रल रीजन में। नेक्स्ट इज अ पेशेंट ब्लड प्रेशर इज फाउंड टू बी वेरी लो फॉलोइंग अ स्पाइनल एनेस्थीसिया, दिस मे बी बिकॉज स्पाइनल एनेस्थीसिया। तो जब किसी पर्सन को स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया गया है तो उसको हाइपोटेंशन की सिचुएशन हो रही है, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा लो हो रहा है, तो स्पाइनल एनेस्थीसिया के कारण ऐसा क्यों हुआ? ऑप्शन में कॉन्स्ट्रिक्ट द ब्लड वेसल्स, डायलेट द ब्लड वेसल्स, इंक्रीज द यूरिन आउटपुट, या फिर डिक्रीज द यूरिन आउटपुट। तो स्पाइनल एनेस्थीसिया देने के बाद ब्लड वेसल्स क्या हो जाएंगी? डायलेट हो जाएंगी, और डायलेट होंगी जब तो ब्लड का फ्लो है जो क्या होगा? फ्लो उतना ही हो रहा है, बट ब्लड वेसल्स डायलेट हो गई हैं, तो पूरे फिलअप होके ब्लड वेसल्स में से ब्लड है जो नहीं जा पा रहा है, इसके कारण क्या होगा? ब्लड प्रेशर लो होने लगेगा। तो यहाँ पर यही सिचुएशन है कि ब्लड वेसल डायलेट होंगी स्पाइनल एनेस्थीसिया देने के कारण, इसीलिए सिचुएशन डेवलप होगी। नेक्स्ट इज ऑब्लिटरेट अम्बिलिकल वेन इज कॉल्ड। ऑब्लिटरेटेड अम्बिलिकल वेन के लिए क्या कहा जाता है? ऑप्शन में डक्टस ओवल, लिगामेंटम आर्टरियोसम, लिगामेंटम टेरेस, या फिर उरेकस। तो जो ऑब्लिटरेट अम्बिलिकल वेन है इसके लिए क्या कहा जाता है? लिगामेंटम टेरेस। ये सभी जो फीटल सर्कुलेशन के एमसीक्यूज बनते हैं, आप इनके लिए फीटल सर्कुलेशन को लेके एक डिफरेंट वीडियो है, उसमें आप पूरा फीटल सर्कुलेशन देख सकते हैं, क्योंकि फीटल सर्कुलेशन से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आते हैं। नेक्स्ट निडल मस्ट बी इंसर्टेड इनटू अ लंबर पंचर। तो जब लंबर पंचर करते हैं हम, तो स्पाइनल टेप जिसको कहते हैं, तो लंबर पंचर के टाइम पर निडल कहाँ पर इंसर्ट की जाती है? ऑप्शन में सब आर्कनॉइड स्पेस, साइनसेस, बोन्स, या फिर नन ऑफ दीज। तो लंबर पंचर के टाइम पर जो निडल इंसर्ट की जाती है L3 टू L4 वर्टिब्रा में कर सकते हैं हम, L4 टू L5 में। तो यहाँ पर लंबर पंचर करने के लिए निडल को कहाँ इंसर्ट करते हैं? सब आर्कनॉइड स्पेस में। लंबर पंचर की जो निडल होती है वो आप अपने माइंड में सेट करके रखें, एग्जाम में जरूर आती है। नेक्स्ट इन ब्लड नॉर्मल रेटिकुलोसाइट काउंट। तो ब्लड में जो रेटिकुलोसाइट काउंट है वो कितना होता है? तो ये होता है 1 से 2%। नेक्स्ट इज डीप फेसिया विच कवर्स द थाई इज कॉल्ड एज। डीप फेसिया जो कि थाई को कवर करके रखेगा, इसके लिए क्या कहा जाएगा? ऑप्शन में फासिया लेटा, डाउटस फेसिया, स्कारपास फेसिया, या फिर कैंपर्स फेसिया। तो इसके लिए क्या टर्म यूज किया गया है? तो यह फेसिया लेटा। नेक्स्ट ऑटोनोमिक रिफ्लेक्स विच वन। तो इनमें से ऑटोनोमिक रिफ्लेक्स कौन सा है? ऑप्शन में है स्टम्बल, गैलोपिंग, मास, या फिर प्लांटर। तो ऑटोनोमिक रिफ्लेक्स है इनमें से वो कौन सा है? मास रिफ्लेक्स। नेक्स्ट इज
डिप्रेशन सिम्टम्स, तो डिप्रेशन के सिम्टम्स कौन से हैं? ऑप्शन में रिटार्डेड थिंकिंग, रिटार्डेड साइकोमोटर एक्टिविटी, डिप्रेसिव मूड या फिर ऑल ऑफ दीज। तो डिप्रेशन के सिम्टम्स सभी हैं, साइकोमोटर एक्टिविटी कम हो जाएंगी, मूड डिप्रेस्ड रहेगा, हेल्पलेस होपलेसनेस फील करेंगे आप, थिंकिंग भी आपकी रिटार्डेड हो जाएगी। नेक्स्ट इज द नंबर ऑफ लोब्स इन नॉर्मल किडनी, तो नॉर्मल किडनी में कितने लोब्स रहेंगे? ऑप्शन में 2, 3, 5 या फिर 7। यहाँ पर आंसर है आपका 5। नेक्स्ट इज द लार्जेस्ट 4 नंबर डिवाइजिबल बाय 2, 3, 4, 5 एंड 6 विल बी। लार्जेस्ट 4 नंबर यहाँ पर डिवाइजिबल हैं, तो राइट नंबर क्या होगा? तो 9960। तो यहाँ पर नेक्स्ट पेपर के क्वेश्चन एंड हैं। तो आई होप आपके लिए क्वेश्चन पेपर अच्छा लगा हो, तो लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ इसको ज़रूर शेयर कर लें। और आज ही इवनिंग में नॉरसेट के लिए कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की मेगा क्लास लगेगी, तो आप लोग चैनल पर रेडी जरूर रहें। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय।